नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जो शायद सरकारें छुपाती हैं, मीडिया नजरअंदाज करता है और हम सब के समाज में बहुत कम लोग इस पर बात करना चाहते हैं। ये सच्चाई है हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स की। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, 30 से 35 साल नौकरी की, हर महीने अपने वेतन से योगदान दिया, ईपीएफओ में पैसा जमा किया ताकि बुढ़ापे में उन्हें सम्मान के साथ जीने का सहारा मिल सके। लेकिन आज इन बुजुर्गों के हाथ में क्या आया? 1000 से 1500 रुपए की पेंशन। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आज जब एक कप चाय भी कई जगह 15 से 20 रुपए में मिलती है, एक सिलेंडर 1200 रुपए का आता है, दवाइयां हजारों की पड़ती है, तो 1500 रुपए महीने में कोई इंसान, और वो भी बुजुर्ग, कैसे जी सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने माता पिता या दादा दादी को सिर्फ 1500 रुपए महीने देकर कह सकते हैं, जी लो, अब अपनी जिंदगी आराम से? सोचकर ही दिल कांप उठता है। आइए आपको मिलवाता हूं एक सच्चाई पर आधारित कहानी से। रामलाल जी 72 साल के हैं। उन्होंने 32 साल एक सरकारी अनुदानित फैक्ट्री में काम किया। हर महीने तनख्वाह से कटौती होती रही। वो सोचते थे कि ठीक है, मेरी बुढ़ापे की चिंता सरकार करेगी। लेकिन आज उनकी पेंशन है 1170 रुपए। अब रामलाल जी हर सुबह बाजार जाते हैं, आधा किलो सब्जी खरीदते हैं और घर लौटते वक्त सोचते हैं कि दवाई लें या दूध। उनकी पत्नी डायबिटीज की मरीज है, बेटा बेरोजगार है और सरकार का कहना है, हम तो आपको पेंशन दे ही रहे हैं। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये पेंशन सम्मानजनक जीवन कहलाता है या भुखमरी का मजाक? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी नजर में इस पेंशन की असली परिभाषा क्या है। देश में करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर हैं। इनमें से 36 लाख पेंशनर अभी भी 1000 रुपए से भी कम पेंशन पा रहे हैं। बाकी के पेंशनर भी मुश्किल से 1500 से 2000 रुपए तक पाते हैं। और दूसरी तरफ संसद में बैठे नेताओं की पेंशन देख लीजिए। एक बार एमएलए एमपी बनने के बाद उन्हें लाखों की पेंशन मिलती है। मुफ्त इलाज, मुफ्त यात्रा और तमाम सुविधाएं मिलती हैं। क्या ये न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग 30 से 35 साल काम करके राष्ट्र को खड़ा करते हैं, उन्हें 1000 रुपए मिलते हैं, और जो 5 साल राजनीति करके जाते हैं, उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। आखिर क्यों? ईपीएफओ कहता है, अगर हम 7500 रुपए डीए देंगे तो हमारे खाते पर बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल है, पैसा गया कहां? पेंशनर्स का पैसा ईपीएफओ के पास जमा है, उस पर ब्याज भी आता है। नए सब्सक्राइबर हर महीने लाखों करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं। फिर भी बुजुर्गों को उनका हक क्यों नहीं मिलता? क्या यह सच नहीं कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों के लोन माफ करती है? क्या यह सच नहीं कि चुनाव के समय हजारों करोड़ का खर्च होता है? तो फिर बुजुर्गों की पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ पेंशनर्स का नहीं, ये सवाल हमारे लोकतंत्र की आत्मा का है। कई पेंशनर भूख और दवाई की कमी से मर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर दिन 200 से 250 ईपीएस पेंशनर्स स्वर्ग सिधार रहे हैं। यानी जब तक सरकार मीटिंग पर मीटिंग करती रहेगी, लाखों लोग इस इंतजार में दुनिया छोड़ देंगे कि शायद कल उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर यह देरी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग खत्म हो जाए और बोझ कम हो जाए? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम लगातार इस अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। धरना, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन, उन्होंने हर तरीका अपनाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों पेंशनर्स इकट्ठा होकर सरकार से मांग करते हैं, हमें सिर्फ 7500 प्लस डीए दो, ये हमारा हक है, कोई खैरात नहीं। लेकिन सरकार सुनती है, बैठक पर बैठक होती है, आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है और फिर कहा जाता है अभी विचाराधीन है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है सरकार किसके दबाव में है? क्यों पेंशनर्स की आवाज दबाई जा रही है? अब मिलिए कमला देवी से, जो 68 साल की हैं। पति का देहांत हो चुका है, 3 बेटियां हैं जिनकी शादी में ही उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी। अब उनके पास सिर्फ पेंशन है 1200 रुपए महीना। हर महीने किराया, बिजली का बिल और दवाइयों के खर्च के बीच कमला देवी कई बार भूखी सो जाती हैं। सरकार के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल। दोस्तों, बताइए, अगर आपकी मां या दादी इस स्थिति में हो तो आपका दिल क्या कहेगा? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ पेंशनर्स का नहीं बल्कि हर नागरिक का है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिए, हम पेंशनर्स के साथ हैं, क्योंकि सरकार तब तक नहीं सुनेगी
जब तक आवाज इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिर्फ जुलाई 2025 में ही ईपीएफओ के साथ 21 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े। हर महीने करोड़ों रुपए नए सब्सक्राइबर्स के माध्यम से ईपीएफओ के खाते में जमा हो रहे हैं। यानी पैसा आ रहा है और इतना आ रहा है कि उसका ब्याज ही अरबों रुपए होता है। फिर सवाल है, जब पैसा है तो पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीए क्यों नहीं दिया जाता? ईपीएफओ कहता है कि अगर ये मांग मान ली गई तो फंड पर दबाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, दबाव किसका? उस पैसे का जो पेंशनर्स ने खुद अपने खून पसीने से कमाकर दिया है। ये सरकार की कोई भीख नहीं है, ये पेंशनर्स का हक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईपीएफओ का कॉर्पस फंड सैकड़ों करोड़ रुपए का है। इस फंड से ईपीएफओ निवेश करता है, सरकारी बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, और ब्याज कमाता है। यानी ईपीएफओ का काम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस पैसे से कमाई करना भी है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ईपीएफओ करोड़ों अरबों का ब्याज कमा रहा है तो पेंशनर्स को उनकी जिंदगी की आखिरी सांसों में क्यों तरसाया जा रहा है? क्या सरकार और ईपीएफओ ये मानकर चल रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, कल मर ही जाएंगे, तब तक थोड़ा बहुत खिला दो? दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो नेताओं को पेंशनर्स की याद आती है। चुनावी मंच से कहा जाता है, हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, मेडिकल सुविधा देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, सब वादे हवा में उड़ जाते हैं। पेंशनर्स के लिए संसद में कोई गंभीर चर्चा नहीं होती। सीबीटी की मीटिंग्स होती हैं, पर वहां भी सिर्फ पीएफ पर ब्याज दर तय होती है। ईपीएस 95 पेंशन पर कोई ठोस फैसला नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये राजनीति सिर्फ वोट लेने का खेल है? आपकी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, आइए बात करें उन हालातों की जो शायद आपको झकझोर दें। खाना या दवाई? कई पेंशनर्स के सामने रोज ये सवाल खड़ा होता है, आज खाना खाएं या दवाई खरीदें, क्योंकि 1200 से 1500 में दोनों चीजें मुमकिन नहीं। बिजली का बिल या किराया? 500 रुपए का बिजली का बिल और 800 रुपए का किराया भरने के बाद जेब में कुछ बचता ही नहीं। बेटों पर बोझ? कई पेंशनर्स कहते हैं, हम अपने बच्चों को बोझ नहीं बनाना चाहते, लेकिन सरकार की बेरुखी ने उन्हें इसी हालत में पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो ऐसी स्थिति झेल रहा है, तो उनकी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने 86 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ का यह तर्क गलत है कि ट्रस्ट के नियम पेंशनर्स को उच्च पेंशन लेने से रोकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, पेंशनर्स का हक ट्रस्ट के नियमों से बड़ा है। अगर कानून कहता है कि उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सकती है, तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। यह फैसला दिखाता है कि जब पेंशनर्स एकजुट होकर लड़ते हैं तो न्याय मिल सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है कि हर पेंशनर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब लाखों पेंशनर्स रोज ये कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, तो सरकार क्यों चुप है? क्या हमारे नेताओं के लिए सिर्फ अमीरों की समस्याएं ही मायने रखती हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ के लोन दिए जाते हैं, उनके लिए टैक्स में रियायतें मिलती हैं, लेकिन पेंशनर्स, जिन्होंने इस देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और संस्थानों को खड़ा किया, उनके लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यह अन्याय है, तो वीडियो को शेयर करके इस आवाज को फैलाइए। शिव नारायण जी 74 साल, गांव में रहते हैं, 1300 रुपए की पेंशन पाते हैं। हर महीने सिर्फ दवाइयों पर 2000 रुपए खर्च होता है। नतीजा, बाकी जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। मीना देवी, पति गुजर चुके हैं, विधवा पेंशन के नाम पर 1000 रुपए मिलते हैं। रोज दूसरों के घर झाड़ू पोछा करना पड़ता है, तभी पेट भरे। क्या ये सम्मानजनक जीवन है? नहीं, ये तो अपमानजनक जिंदगी है। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम दिन रात पेंशनर्स की आवाज उठा रहे हैं। वो कहते हैं, ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हर पेंशनर को 7,500 डीए नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम पर भरोसा करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, हम एनएसी के साथ हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पेंशनर्स की नहीं, ये लड़ाई हमारे समाज की आत्मा की है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे माँ बाप और परसों हम खुद इसी हालत में होंगे। इसीलिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय दें। आपकी एक आवाज लाखों पेंशनर्स के लिए उम्मीद बन सकती है। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी और लाखों पेंशनर्स बार बार सिर्फ 4 बुनियादी मांगे रखते आए हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए, यानी जीवन यापन के लिए एक सम्मानजनक रकम। सभी पेंशनर्स के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा, ताकि हर महीने दवाई और इलाज के लिए उन्हें दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर योग्य पेंशनर को गैर ईपीएस 95 पेंशनर्स को 5,000 रुपए प्रति माह, ताकि किसी भी बुजुर्ग को भूख से मरना ना पड़े। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ये मांगे अनुचित हैं? क्या ये सरकार के लिए असंभव है? कमेंट में जरूर लिखिए। अब आइए देखें कि ईपीएफओ और सरकार क्यों कहती है कि ये संभव नहीं। बहाना एक, आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा होगा। ईपीएफओ का कहना है कि अगर 7,500 रुपए प्लस डीए दिया गया तो करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बहाना दो, पेंशन फंड टिकाऊ सस्टेनेबल नहीं रहेगा। उनका तर्क है कि योगदान जितना आया है इससे ज्यादा देना फंड के लिए खतरा है। बहाना तीन, रिकॉर्ड अधूरे हैं। कई पेंशनर्स के सर्विस रिकॉर्ड पूरे नहीं हैं, इस वजह से उन्हें बढ़ी हुई पेंशन देना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बहाने हैं। सच्चाई ये है कि ईपीएफओ के पास हर महीने करोड़ों का नया योगदान आता है और ब्याज से अरबों रुपए की आमदनी होती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जुलाई 2025 में ही ईपीएफओ से 21 लाख से ज्यादा नए लोग जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, जिनका योगदान हर महीने लाखों करोड़ों रुपए बनता है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी भारी रकम ईपीएफओ को मिल रही है तो पेंशनर्स को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? क्या यह पैसा सिर्फ कागजों में ही घूम रहा है या कहीं बड़े बड़े निवेश और राजनीति के खेल में दबा दिया गया? ईपीएस 95 से जुड़े फैसले सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों में लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इन मीटिंग्स में असली मुद्दा शायद ही कभी उठता है। वहां ज्यादातर चर्चा पीएफ पर ब्याज दर तय करने की होती है और ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को लिया गया, देखा जाएगा कहकर आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह मीटिंग सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? आपकी राय मुझे जरूर चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि दर्दनाक सच्चाई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर दिन 200 से 250 ईपीएस 95 पेंशनर्स दुनिया छोड़ रहे हैं। और सोचिए, उनमें से कितनों को वो पेंशन भी नहीं मिल रही थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। कितने लोग दवाई के बिना चले गए, कितने लोग भूख और अपमान से तड़पते रहे। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में 86 पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला दिया। यह एक मिसाल है कि अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो जीत संभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर पेंशनर कोर्ट जा सकता है? क्या हर कोई वकील और खर्च उठा सकता है? यही वजह है कि एनएसी और कमांडर अशोक रावत लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम ने वर्षों से एक ही बात कही है, ये पेंशन कोई दया नहीं, हमारा अधिकार है। उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स ने धरना दिया। बेंगलुरु में सीबीटी मीटिंग्स के बाहर प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं। दोस्तों, आप एनएसी पर भरोसा करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम एनएसी के साथ हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर पेंशनर्स की आवाज दबा रही है? क्या आपको लगता है कि पैसा उद्योगपतियों और चुनावी फंडिंग में जा रहा है और पेंशनर्स को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी आवाज इस आंदोलन को मजबूत करेगी। यह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ के लोन माफ कर सकती है, टैक्स में राहत दे सकती है, लेकिन 30 से 35 साल नौकरी करने वाले पेंशनर्स को 7,500 रुपए भी क्यों नहीं दे सकती? क्या बुजुर्ग सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या सरकार मानकर चल रही है कि ये लोग जल्द ही खत्म हो जाएंगे और तब उनकी मांगे अपने आप खत्म हो जाएंगी? दोस्तों, ये गुस्सा आपका भी होना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि अन्याय है तो वीडियो को अभी शेयर कीजिए। अब सवाल है, आगे क्या होगा? एनएसी ने साफ कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में बड़े आंदोलन होंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला है, जैसा कि मद्रास हाईकोर्ट ने दिखाया। और सबसे अहम, पेंशनर्स को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो अपनी कहानी हमें कमेंट में लिखिए। आपकी कहानी इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। एनआईसी यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी ने साफ कर दिया है कि अब इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक देश भर में जिला और राज्य स्तर पर धरने होंगे। अक्टूबर की सीबीटी मीटिंग में एनएसी का बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। अगर मांगे फिर भी पूरी नहीं हुई तो दिल्ली में संसद घेराव और राष्ट्रव्यापी रैलियों की योजना तैयार है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप इस आंदोलन में शामिल होंगे? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, हम भी साथ हैं। दोस्तों, यह भी समझना होगा कि सरकार क्यों टाल रही है। चुनाव आते ही सरकार बड़े वादे करती है। पेंशनर्स को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि जल्द समाधान होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सब भुला दिया जाता है। क्या ये पेंशनर्स के साथ विश्वासघात नहीं है? 30-40 साल सेवा देने वाले लोग क्या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं?
ईपीएफओ हर महीने करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है, लाखों नए सदस्य जुड़ते हैं, अरबों का निवेश सरकारी बॉन्ड और योजनाओं में जाता है। ब्याज से कमाई भी खूब होती है, लेकिन जब बात पेंशनर्स की आती है तो कहा जाता है, दोस्तों क्या ये आपको मजाक नहीं लगता? आपका ही पैसा आपकी ही पेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि किसी और जगह खपा दिया जाता है। हर दिन सैकड़ों पेंशनर्स गुजर रहे हैं। कई लोग कहते हैं अब हमारी जिंदगी ज्यादा नहीं बची, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ उन बुजुर्गों की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई है। आज अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय नहीं मिला तो कल के कर्मचारियों को भी यही हाल झेलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाली पीढ़ी को भी इस त्रासदी का सामना करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मद्रास हाईकोर्ट का हालिया फैसला एक बड़ी उम्मीद है। उसने साफ कहा कि ट्रस्ट रूल्स या ईपीएफओ के बहाने पेंशनर्स का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस फैसले ने साबित कर दिया है कि अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो जीत पक्की है। लेकिन एनएसी का मानना है कि कोर्ट का दरवाजा हर कोई नहीं खटखटा सकता। इसीलिए जरूरी है कि आंदोलन और राजनीति को दोनों को साथ लेकर चला जाए। कमांडर अशोक रावत बार बार कहते हैं कि अगर आज आप नहीं लड़े तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही रोएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया तक कई बार अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक सिर्फ मीठे शब्द और खोखले वादे मिले हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एनएसी को हल्के में लिया जा रहा है? अगर आप मानते हैं कि अब कड़ा कदम उठाना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, अब आर पार की लड़ाई। सरकार अरबपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है, बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे सकती है, लेकिन उन बुजुर्गों को 7,500 रुपए क्यों नहीं दे सकती जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 35 साल देश की सेवा में लगाए? दोस्तों, ये सवाल हर पेंशनर का है और यही सवाल अब सरकार को घर घर से सुनना होगा। दोस्तों, आपसे मेरी विनती है, अगर आप पेंशनर हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग इस समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सांसद और विधायक तक आवाज पहुंचाइए और कमेंट में अपनी पेंशन की रकम जरूर लिखिए ताकि सबको पता चले कि असली हालात कितने खराब हैं। दोस्तों, एनएसी ने साफ कहा है, अब सिर्फ धरना और ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो संसद तक मार्च होगा और सड़कों पर लाखों पेंशनर्स उतरेंगे और तब चाहे जो करे इस आवाज को दबा नहीं पाएगी। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। ये उस मेहनत का सम्मान है जो इन बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी में देश को दी। अगर आज ये लड़ाई हारी गई तो ये सिर्फ पेंशनर्स की नहीं बल्कि पूरी समाज की हार होगी। तो दोस्तों, क्या आप इस लड़ाई में शामिल होंगे? कमेंट में लिखिए, हम सब एक।